सो गाइज इसके पहले जिसको मैंने लाया था वो सीएस के फील्ड से था। आज जिस गेस्ट को मैं लाया हूं वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा है CSIT CSIT CSIT। जैसे अगर मैं एक कैलकुलेशन बताऊं तो कैलकुलेशन वाइज अगर हर साल, क्योंकि मैं ये सिंपल सी बात है कि फ्यूचर में CS का डिमांड बढ़ने वाला है। CS के जो स्पेसिफिकेशन फील्ड है AI डेटा साइंस सबका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट भाई इंजीनियर्स भी तो बढ़ने वाले हैं ना। हर साल अगर एक कैलकुलेशन मैं दूं कि हर साल अगर 4 लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं तो 5 साल में कैलकुलेशन कर लो 4 5 20 लाख इंजीनियर बस CS के निकलने वाले। CS एंड IT का कैलकुलेशन अगर दोनों ले लेता हूं, CS एंड IT के 20 लाख इंजीनियर निकलने वाले। तो सोचो भाई, अगर जॉब रहेगा तो कंपटीशन भी तो है ना, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे टाइम, अगर मैं अपने टाइम की बताऊं तो मेरे टाइम सबसे ज़्यादा जो कोर्स का डिमांड था वो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसका कोर्स का डिमांड इतना ज़्यादा था कि लोगों को चाहिए था, किसी भी हाल में चाहिए था। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन दे के भी इस फील्ड में जाना चाहते थे। इसीलिए मैंने सोचा यार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के मन में चल रहा है, तो आज मैं उसी फील्ड से रिलेटेड किसी चैंपियन को बुला लूँ। चैंपियन, हाँ सर चैंपियन। और आपके सामने जो गेस्ट दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है नंदिनी सिंह। और नंदिनी सिंह सर, नंदिनी मैम नहीं, मेरे लिए नंदिनी सिंह ही है। क्यों नंदिनी सिंह है? क्योंकि नंदिनी बोला क्या, सही क्लियरली बोल देता हूँ कि नंदिनी मेरी स्टूडेंट है। और स्टूडेंट अभी भी, मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट अभी है, क्योंकि नंदिनी अभी भी हमसे अटैच है। 11th एंड 12th नंदिनी ने हमसे किया है, हमसे पढ़ा है, और हो सकता है हमसे कुछ सीखा होगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और नंदिनी मेरे बारे में बताएगी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी। और नंदिनी से एज अ स्टूडेंट लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि नंदिनी में मैंने वो चीज़ देखा था कि अगर नंदिनी को मैं कुछ चीज़ करने के लिए देता था तो नंदिनी किसी भी चीज़ को कभी ना नहीं बोलती थी। सर ये हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और यही हो जाने के कारण आज नंदिनी ने जो अपना रैंक, जो पोजीशन कंटिन्यू बरकरार रखा है। 10th में अगर मैं नंदिनी के परसेंट के बारे में बोलूँ तो नंदिनी कितना परसेंट था? 94। 12th में 89। इवन जेई नीट सीटी में कितना परसेंट आया था? 97। सब क्वालिफाई था। तो ऐसे स्टूडेंट है मेरे। आप बोलोगे सर आपके पास धमाकेदारी स्टूडेंट हर दिन आ रहे हैं। भाई बहुत सारा नंबर है, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि मेरा वीडियो का लिस्ट कम पड़ जाएगा, इतना सारा। और हम एक सीरीज बना रहे हो, सीरीज का नाम ओमकार सर हम लोग क्या रख रहे थे? गपशप नॉलेज गपशप। और इसके तहत हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलाने वाले हैं जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, उन्होंने अपने आप को चेंज कैसे किया। क्योंकि देखो आज मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियर के फील्ड में रहने वाले स्टूडेंट को इसलिए बुलाया क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएगा कि यार सच में इसका स्कोप आगे है कि नहीं, उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, उन्होंने कंटिन्यू अपने आप को टॉप पे कैसे रखा, क्योंकि और अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप किया कि नहीं किया। क्योंकि लोगों को ऐसा था अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई इसी फील्ड पे जाना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले नंबर ऑफ फील्ड्स में जा सकते हैं, ये आपको नहीं पता है। नंबर ऑफ फील्ड में जा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले, और आगे आने वाले कुछ सालों के बाद ये फिक्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर से टॉप पे जाने वाला है, ये फिक्स है। ओके, क्योंकि उसके बिना बहुत सारी चीजें नामुमकिन है। ये हाँ, इसके साथ ही कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें आज हम जानेंगे आपके अपने सॉरी अदिति में बोल रहा हूं, नंदिनी मैम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंदिनी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं या बहुत सारे घर के लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बस जाने वाले बस बॉयज ही होते हैं, गर्ल्स नहीं जाने चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं जब था ना तो मेरे पूरे क्लास के अंदर यार फर्स्ट ईयर के अंदर बस 2 गर्ल्स थे। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इस फील्ड से ही इंजीनियरिंग की है, तो मेरे में बस 2 ही गर्ल्स थे। और सेकंड ईयर में ना नंदिनी क्या हाल बताओ, वो एक गर्ल्स भी छोड़ के चली गई, क्योंकि सब जगह जानवर ही जानवर दिख रहे थे ना, तो वो भी छोड़ के भाग गई, बस एक ही गर्ल्स थी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्योंकि आपका हर में स्कोर बहुत अच्छा था। हाँ, आपके टाइम CS एंड IT का डिमांड इतना नहीं था। CS एंड IT का डिमांड तो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, बट फिर भी आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स तो CS एंड IT लेते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि आप CS एंड IT में भी जाके आप अच्छा कर सकते थे, मुझे पता है, बट आपके दिमाग में क्यों आया कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना चाहिए? मैंने ना बचपन से पापा को देखा था, ऐसे वो घर की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, फ़ैन हो गया, ग्राइंडर हो गया, वो खुद ही ठीक किया करते थे, और मैं भी उनके साथ बैठ जाया करती थी। 5th 6th की बात है, तो वो जो कैलकुलेशंस लगाते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे देते थे, तो मैं भी उनके साथ किया करती। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर इसमें कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ चेंज आ सकता है। तो मैंने फिर कंसल्ट किया, भैया तो मैकेनिकल इंजीनियर है ही, तो मैंने इनसे भी जाना था। जब ये लेक्चर्स लेते थे, भैया हर एक चीज़ को एनवायरनमेंट से रिलेट करके बताते थे।
तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ तो चेंज कर सकते हैं अगर हम ये फील्ड में जाएं। इंजीनियर का मतलब ही होता है कि कुछ चेंज करना, एंड दैट वाज मेरा थिंकिंग कि अगर मैं मैकेनिकल लेती हूँ तो मुझे कुछ चेंज करने का मौका ज़रूर मिलेगा। उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला कि लड़की हो इसमें जाओ, लेकिन मेरे घर वालों ने कुछ नहीं बोला और ना ही मेरे क्लोज लोगों ने। तो फिर मैंने बोला जब मेरे लोग नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बाकियों की सुनूं, तो मैंने ये फील्ड ले लिया। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जब नंदिनी आई थी तो मेरे पास भी आके पूछी थी कि सर ये क्या सही रहेगा। मैंने बोला यार ये सबसे अच्छा रहेगा, जिस फील्ड में कोई नहीं उस फील्ड में अगर आप जाओगे ना तब तो फिर बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप समझ लो आपके लिए कंपटीशन ही नहीं है ना, तो कंपटीशन खत्म कर दिया आपने। तो ये दिमाग होता है, ये दिमाग होता है जिसमें आप फ्यूचर को देख के काम करो, और नंदिनी ने काम वही बिल्कुल किया। और इसीलिए अब अगर मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके डरते हैं या बार बार यही लिखते हैं कि सर मेरे घर में पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं बोलूँ उससे गुजरा मैं भी हूँ, आपके राहुल सर भी गुजरे हैं, और सेम नंदिनी भी उससे गुजरी हुई है। बट अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ें हैं, तो आपको भाई ये भी रोक नहीं सकता, ये भी रोक नहीं सकता, टोक भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल आगे सेट होने वाला है, इवन आपने देख भी लिया है, इवन नंदिनी का भी आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले और दिखाने वाले भी, तो कोई रोकने वाला नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, आपने रट्टा नहीं है, आपने नॉलेज गेन किया हुआ, आपने अपने अंदर स्किल्स डेवलप किया हुआ है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो गाइस मैं बताऊंगा कि नंदिनी ने भी TFWS के थ्रू एडमिशन लिया था, तो मुझे लगता है इनकी इंजीनियरिंग 60 से 50-60 हज़ार में हो जाएगा। 60,000 में मेरे 4 साल हो गए हैं। तो TFWS के थ्रू वही चीज़ मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसा होता ही नहीं। भाई लो एक एग्जांपल और बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों के मन क्वेश्चन ये आता है कि CS एंड IT करने वाले ही प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करने चाहिए, पर मैंने बार बार बोला है कि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स का डेवलप करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आपके अंदर अलग कुछ है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो सब कर रहे हैं, पर आपके अंदर क्या है एक्स्ट्रा, वो जरूरी है। तो मैं नंदिनी से भी ये पूछना चाहूंगा, नंदिनी आपने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ करके रखा है कि बस वही सब जो कर रहे हैं वही कर रहे हो? हमारे ना सिलेबस में एक सब्जेक्ट आया था, पाइथन लैंग्वेज था। तो भैया उसमें ना हमें बोला था कि आपको पाइथन लैंग्वेज सीखना है। तो मेरा क्वेश्चन था क्यों, तो फिर उन्होंने कहा जब आप मैकेनिकल इंजीनियर के लास्ट ईयर में पहुंचोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप कहीं भी लैग नहीं होने चाहिए, आपका किसी भी रीज़न की वजह से सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रीज़न ही मत क्रिएट करो। तो बोला ठीक है पाइथन पढ़ना है, तो मैंने पाइथन पढ़ लिया था और मैंने इंटर्नशाला से किया था, जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है। मैं वहाँ के स्टूडेंट पार्टनर रह चुकी हूँ 2 महीने के लिए। वहाँ पे हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है CEO के साथ, उनके मेल्स आते हैं, वो हमें गाइड करते हैं किस तरह करना है। और मैंने कंटेंट राइटिंग का भी इंटर्नशिप कर रखा है ताकि मेरा इंग्लिश जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और वहाँ पे मैंने बाकी में फिर डिज़ाइन के कोर्सेज सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया हमारा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल ही डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में जाके कहाँ खड़े होने वाले हो, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनका माइंडसेट क्या है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, वहाँ पे वो लोग डिज़ाइन के कोर्सेज कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है डिज़ाइन के भी कोर्सेज कर लेते। तो मैंने फ्यूजन 360, एनसिस और सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड में ये सब में एक्सपर्टीज़ किया, वहाँ पे अपना हाथ एकदम अच्छे से बिठाया। एंड इससे रिलेटेड क्या हुआ कि कभी भी कोई अगर मुझे इंटर्नशिप में अप्लाई करना पड़ा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो एंड में प्रॉब्लम आया था वो था लोकेशन, कि मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ता था, बट लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी पीछे ना रहो किसी से। ओके सो सुनो, अगर आपके अंदर ओनली आप 4 साल बस कर रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे वो तो हम करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे के आपको निकलवा देंगे, बट आप उसके साथ एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोला है कि आप 11th 12th 10th 9th नहीं कर रहे हो, अब आपका फ्यूचर बनने वाला है, और कि आपके थ्रू किसी और बहुत लोगों का फ्यूचर बनने वाला है। तो आपके अंदर अगर एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो ही तो आपको कंपनी लेगी, नहीं तो क्यों करेगी भाई, बहुत सारे इंजीनियर्स बने पड़े हुए। तो आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, आपने एक्स्ट्रा बाकी लोगों से हट के क्या हो तो ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इंजीनियर्स का मतलब ही होता है कुछ नया चीज़ डेवलप करना। तो आपने क्या कुछ किया है कि नहीं किया है। तो नंदिनी मैं और चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आपने इन 4 सालों के अंदर और क्या क्या चीज़ें और आपके अचीवमेंट क्या क्या है, क्योंकि और वैसे पूरा मत बताना क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो लास्ट का जो पढ़ा है वही बताना। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे एक पेपर पब्लिश किया है जो कि उनके जो लॉन्च डेट पे है उस दिन वो ओपन हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो था मैं उसकी कोऑर्डिनेटिंग हेड रह चुकी हूँ, जहाँ पे हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया था, पेपर प्रेजेंट किया था। अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज से लोग आए थे और वहाँ पे कुछ 30-40 पेपर सिलेक्ट होते, तो हमारा हुआ है। तो मैंने हमेशा अपने प्रोजेक्ट एरिया पे फोकस किया, क्योंकि कल को अगर कोई मुझे पूछे कि आपने ऐसा अपना इंजीनियरिंग नॉलेज कहाँ अप्लाई किया है, तो मैं उनको बोलूँ कि ये मेरे प्रोजेक्ट थे। हाँ, मैंने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा से डिज़ाइन रिलेटेड में इंटरेस्ट था, एनालिसिस रिलेटेड में इंटरेस्ट था,
तो उसकी वजह से भी मेरे पेपर सिलेक्ट हुए, मुझे अप्रिसिएशन मिला कि प्रोजेक्ट है जो करने लायक है। एंड अभी भी है कुछ लिस्ट, अभी भी प्लानिंग चल रही है, होप सो वो हो जाए और जल्दी आपको रिवील करेंगे। ओके सो मैं ये पूछूंगा कि ये 4 साल की इंजीनियरिंग में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा जिस पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे टफ नहीं बोलूँगी मैं, सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट है वो। टफ इसलिए नहीं बोलेगी नंदिनी क्योंकि नहीं है ना, मेरे स्टूडेंट के लिए कोई टफ नहीं है, बट भाई कॉमन सबके लिए बात करनी। हाँ, वो एक्चुअली ट्रिकी सब्जेक्ट है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स, सॉम एंड हीट ट्रांसफ़र, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, गेट रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें क्या रहता है ना, वो हमें क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ समझ जाएगा, जब हम उसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, फिर हमें उससे क्या करना है, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ थर्मोडाइनेमिक्स जा रहा था एक टाइम पे, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। मैं उस टाइम पे अपने किसी और काम पे फोकस थी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, ऑनलाइन लेक्चर्स थे, तो ऑनलाइन पहले मन नहीं करता था क्योंकि न्यू था, अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे जल्दी से। और अनफॉर्चुनेटली थर्मोडाइनेमिक्स मेरा पहला सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कंसल्ट करके और बुक्स रेफ़र करके धीरे धीरे अपना उसको भी ब्रशअप करना स्टार्ट किया है। ओके सो नंदिनी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जस्ट पास होना है, तो कॉलेज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? पहले तो टीचर से अट्रैक्शन बना के रखना है, ये तो सिंपल है। इंजीनियरिंग में टीचर ही माई बाप है भाई उनसे अगर प्रॉपर अट्रैक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जो आपको आराम से मिल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मार्क्स हैं? सबसे पहले आपको इंटरनल्स में फ़ायदे होंगे। फ़ायदे इन द सेंस, अगर आपका कांटेक्ट है टीचर से अच्छे से, तो वो कैसे आपको गाइड करते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस देते हैं। वो फ्री में मार्क्स नहीं देंगे, बट एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। तो इसके लिए हमेशा टीचर से कांटेक्ट रखो ताकि वो आपको एक्स्ट्रा गाइड करे। और मैंने जितने भी अपने रिसर्च वर्क किए थे, मैंने उनकी गाइडेंस ली थी, उनके जो नॉलेज वो मुझे बहुत इफेक्ट किया, जिसके वजह से आज मेरा रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह चुका है। एंड बाकी इंटरनल्स पे फोकस करो और मेजरली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को छोड़ो ही मत, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस करके जाओ, तो उससे मेरा क्लियर हो जाता है इजीली कि हाँ मेरा वर्क का भी है, उनके जो मार्क्स है, हाँ टर्म वर्क असाइनमेंट्स ये टाइम टू टाइम दो, क्योंकि उससे एक इंप्रेशन बनता है कि द बॉय और द गर्ल इज वेरी पंक्चुअल फॉर द सेम, तो उससे हो जाता है। नंदिनी एक्चुअल मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में ये है कि सिंपल सी बात है, देखो टीचर, मैंने क्या बोला, टीचर से इमेज किस तरह से बनेगा टीचर के सामने? आपने असाइनमेंट प्रॉपर टाइम पे दे दिया, आपने जो भी टीचर जो कर रही है उसको एक दिन पहले ही आप कंप्लीट करके दे रहे हो, तो टीचर के नज़र पे अगर टीचर कहीं, अगर मान लो 20 में से आपको टीचर 18 आपका फिक्स बनने वाला है, पर 1 मार्क्स उस कारण बढ़ जाता है, और 1 मार्क्स बहुत मैटर करता है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ 18 आपका कहीं नहीं जाएगा, टीचर से आपको कितना भी कुछ हो, पर 18 तो देना ही टीचर, पर 1 मार्क्स वो आपका है। तो जो भी टीचर असाइनमेंट दे रही है, जो भी चीज़, जो भी टर्म वर्क्स के जो भी काम है, A to Z कंप्लीट करके रखो। इंटरनल यूनिट टेस्ट में बहुत बच्चे फोकस नहीं करते, यूनिट टेस्ट में अच्छे से फोकस करो, अच्छा स्कोर करो। अरे भाई असाइनमेंट में से ही क्वेश्चंस आते हैं, सही बात है कि नहीं? हाँ भैया, असाइनमेंट आपका यूटी क्लियर करवा देगा, आउट ऑफ लेकर आ सकते हो आप। असाइनमेंट अच्छे से करो। इसके बाद नंदिनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कौन सा स्कोप है आगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्रोफेसर, आप प्रोफेसर्स बन सकते हो। बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप जॉब लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2 साल उधर प्रैक्टिकल में लगेगा, और यही एक रीज़न होता है, वो 2 साल करने को कोई रेडी नहीं होता कि कौन 12 घंटा जाएगा, वो ऐसा अवॉइडिंग पॉइंट होता है। तो बहुत सारे लोग भैया बीच में लीव कर देते थे, हमारे कॉलेज में भी हुआ था। बट द थिंग इज, वो 2 साल के बाद आपका जो ड्रास्टिक ग्रोथ होता है ना, वो ITCS से भी ज़्यादा होता है। एंड इसके लिए अगर आपने डिसाइड किया है, आपको आप पे ट्रस्ट है कि मैं इस पे कर लूँगा, तो उससे हटो मत भी, मतलब अपने जो वर्ड्स बोला उस पर टिके रहो। हम लोग बोलते हैं ना जब डिमोटिवेट होते हैं, तो क्यों स्टार्ट किया उस पर वापस जाओ। एंड सेकेंड थिंग जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं वो है गेट। हमारे पास PSUs है, महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, एंड मिनी रत्नास भी है, बहुत सारे। अप्रॉक्सीमेटली काउंट उनका 200 to 400 है। और मेरे एक भैया हैं जो अभी एक महारत्न में है, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं भी अपना गेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड वो प्रिपरेशन से क्या होता है कि हम जो कंपनी में अप्लाई करते हैं, इन केस नहीं क्लियर हुआ बट सामने वालों को रहता है यस ये पर्सन जो है उसको नॉलेज है, तो वो कंपनी ले लेती है। एंड तीसरा थिंग इज IES, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जो इक्वल टू IAS होता है। आप रेलवेज का रेलवेज अपने अंडर ले सकते हो, या फिर कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल प्लेसेस है वो अपने अंडर आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो मिनिमल नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया तो नंबर ऑफ ऑप्शन है। आप, मैंने पहले ही बता दिया, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। बट कहने का मतलब, आप 4 साल के अंदर बस अगर आपका
परसेंट कम आता है, आपका रैंक कम आता है, तो भी थोड़ा चल जाएगा। बट अगर आप 4 साल के अंदर आपने एक्स्ट्रा स्किल और एक्स्ट्रा स्टडी मतलब आपने नॉलेज गेन नहीं किया, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या बाकी लोगों से वो नहीं किया, तो भाई आपका अच्छा रैंक आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब इसके बाद नंदिनी, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, करने के बाद अगर उसको मान लो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उसको सेक्टर चेंज करना है, कि कौन फिर अगर उसको उस सेक्टर में रहना नहीं है तो फिर भी कौन कौन से सेक्टर में वो जा सकता है? आईटी का सेक्टर है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है, एंड आईटी के सेक्टर में भी बहुत डाइवर्स उसके लिए उसको क्या क्या करके जाना ऑप्शन है। हाँ, वो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोडिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना होगा, एंड कोडिंग लैंग्वेजेस के बाद आपके जो बेसिक स्किल्स है कि आप कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि बीइंग इन द मैकेनिकल बैकग्राउंड वो आपको एकदम कोर कोडिंग का जॉब नहीं देते हैं जब तक आपका कोड बहुत स्ट्रांग ना हो। और एक चीज़, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर होकर सेक्टर चेंज करने को सोच रहे हो तो मेक श्योर आपने उतने प्रोजेक्ट्स बना के रखे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स आपको दूसरा एडवांटेज देंगे। 4 मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हैं, आपके पास 10 ज़्यादा प्रोजेक्ट है जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो कोडिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करो आप, अगर आपको सेक्टर चेंज करना है। ओके, सो वैसे तो 4 साल में नंदिनी को कुछ हार्ड तो लगा नहीं है, कुछ भी टफ लगा नहीं है, और नंदिनी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एक्स्ट्रा सीख रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी रिवील कर देना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपको जो आपकी नंदिनी मैम जो सब्जेक्ट लेने वाली है, क्योंकि आपके लिए गोल्ड नहीं डायमंड आना चाहिए था ना, ऐसा ही कोई आना चाहिए था जो आपके साथ ही आपका गेट भी क्लियर कर दे, तो ऐसा कोई पढ़ाने वाला चाहिए था ना। तो आपको आपकी नंदिनी मैम मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट लेने वाली है और बहुत धमाकेदार पढ़ाने वाली है, जो आपको मज़ा आ जाएगा। आप सोचोगे यार नॉलेज किस लेवल पे है, क्योंकि आप देखोगे एक सिंपल सा क्वेश्चन और लूँगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर जिस कॉलेज है, पहला क्वेश्चन ये है कि कॉलेज मैटर करता है क्या? मेरे लिए तो कभी नहीं किया कॉलेज मैटर। अब कोई भी कॉलेज में रहो, खुद पे भरोसा रखो, जहाँ जाना है वहाँ झंडे गाड़ के आना है, यही मेरा मेंटालिटी। यही चाहिए मेरे स्टूडेंट। देखो कल भी वही वर्ड्स आ रहे हैं, मैंने अपने स्टूडेंट को यही सिखाया यार, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो भाई आप कहीं भी हो ना वहाँ अपने झंडे गाड़ के ही आओगे, अपना डंका बचा के आओगे। सो कॉलेज मैटर तो नहीं करता, अगर उस कॉलेज में प्लेसमेंट ही ना हो तो भी मैटर करता है। प्लेसमेंट नहीं है बट 4 साल तो है ना, वहाँ पे इंटर्नशिप्स करो, जो कंपनी में इंटर्नशिप करो ऐसा रेपुटेशन बना दो कि सामने वाला आपको छोड़ने को रेडी ही ना हो और आपको वहाँ पे प्री प्लेसमेंट जॉब दे दे। एंड इंटर्नशिप्स करने के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट्स निकालो, कंपनी में जाके सामने से अप्रोच करो। अप्रोच करने के लिए भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये 4 साल में आप उसको भी डेवलप करो कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने अचीवमेंट कैसे सामने रख रहे हो, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। फिर अभी टोटल इंजीनियरिंग का आपका टोटल अभी कितना चल रहा है मार्क्स? फिलहाल तो 10 है भैया। 10 ओके 10, हाँ सुन लो 10 चल रहा है ऑफलाइन। हाँ ऑनलाइन नहीं है, नंदिनी का ऑफलाइन था, पहले बता रहा हूँ 10 ओके फाइनल। ये लास्ट है, एकदम लास्ट, अब एंडिंग पे नंदिनी आ चुकी है तो 10। और वही नॉलेज के साथ तो आप देख लोगे, मैकेनिक्स के अंदर देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा यार किस लेवल की क्या चीज़ है। अब एक चीज़ ये पूछूंगा लास्ट एकदम, अगर जिसको प्लेसमेंट ना मिला हो, जिस कॉलेज में प्लेसमेंट ना हो, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बोला था ना, एग्जाम्पल सेट करूंगा, नंदिनी ने भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पहले से ही पा लिया है, सही बात है नंदिनी? हाँ, पहले से ही नंदिनी को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, क्योंकि मैंने पहले बोला था जिस कॉलेज में प्लेसमेंट ना हो उस कॉलेज का एक सिंपल सा जरिया है। मैं बार बार बोलता हूँ, 1-2 लोग कमेंट करते रहते सर ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। भाई आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको अब्रॉड वाले भी दौड़ के बुलाएंगे, समझ में है, कहीं से भी लोग बुलाएंगे, सबसे पहले बुलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। और एग्जाम्पल है नंदिनी। लोग बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को अभी जॉब नहीं है, अभी नंदिनी के हाथ में जॉब आ चुका है, नंदिनी के हाथ में जॉब आ चुका है, नंदिनी को प्लेसमेंट मिल चुका है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नंदिनी को मिल चुका है। ओके, और आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे धीरे धीरे, एक साथ इतनी चीज़ें नहीं देंगे। नंदिनी अब लास्ट में आप मेरे बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भैया को थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि जो मैं 10th स्टैंडर्ड से आई थी, बहुत इंट्रोवर्टेड लड़की थी और बोलना चलना मुझे आता ही नहीं था। मैंने फेस पे स्माइल तो रहती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था एवरीवन इज जजिंग मी।
तो जब मैंने खुद को देखा कि भाई मेरे अंदर भी कुछ खासियत है, और वो बोलते ना हीरे को जौहरी तराशता है, तो भैया ने वही वो जौहरी का ही काम किया। भैया ने मुझे पहचाना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, हमेशा मोटिवेट किया, आज भी करते हैं भैया। यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है, तो मैं अगर कभी भी टाइम पास करता हूँ मुझे ऐसे क्लिक होता है कि नहीं, मुझे एक टारगेट दिया गया है, मुझे वो अचीव करना है, तो मेरा वो टाइम पास का सेशन चला ही जाता है, क्योंकि मुझे वो अचीव करना है तो करना है। तो भैया ने मुझे जिद सिखाई है कि अगर कोई चीज़ पाने की जिद है तो उसको कर लो। दूसरी चीज़ जो भैया से मैंने सीखी है वो है हंस खेल के लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि अगर आपको हंसना खेलना आ गया ना लोगों के साथ, आप सबके मतलब बोलते हैं ना जग से यारी हो जाएगी आपकी, सबसे दोस्ती प्यार से बात करना, वो सब मैंने सीखा है। भैया के पास आके मैंने पंक्चुअल रहना सीखा है कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। तो मैंने वो बहुत सारी चीज़ें, अभी लिस्ट तो बहुत लंबी जाएगी। अभी जैसे अभी आपको पता ही है कि जो कंडीशन चल रहा है, पर मेरा काम जो है काम करना ही, वही मैं सबको सिखाता हूँ। और नंदिनी ने भी वैसे ही, इसलिए तो नंदिनी आज इस पोजीशन पे है। और मैं अगर नंदिनी के बारे में ये बोलूँ तो एज ए टीचर भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं अपने आप को कभी कंसिडर ही नहीं करता एज ए टीचर। मैं यही कंसिडर करता हूँ कि मैं स्टूडेंट का दोस्त हूँ। तो एज अ प्राउडली मैं बोलूँ कि मैं अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू लूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा करे। और एज अ दोस्त के नाते मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त जब मुझसे बहुत आगे जाते हैं, एज अ बड़े भाई के नाते, कि जब मेरे सिस्टर या मेरे भाई बहुत आगे जाते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यही एक दिल और दिमाग में बना रहता है कि यार उनको कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाना चाहिए। और वो पोजीशन पे देखने के बाद अपना जिस दिन मुझे यह मौका मिलेगा कि मैं उन्हें सल्यूट करूंगा, उस दिन बहुत अच्छा और लगेगा। और बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारी चीज़ें नंदिनी को है, और मेरी तरफ से नंदिनी को बेस्ट विशेष है कि नंदिनी बहुत सारी चीज़ें हो, और ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू और लाइन लगी रहे, भगवान करे बहुत सारी चीज़ें लाइन लगी रहे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये बेस्ट ऑप्शन है गाइस, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, सब उसी फील्ड से मैं भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। और यहाँ आज के बहुत सारी बातें हैं, अगर बात करने जाए तो बात खत्म नहीं होगा। तो प्लेसमेंट का टेंशन छोड़ दो, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और बहुत सारी चीज़ों में हम हेल्प करने वाले हैं। और बातें तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ तो बात खत्म ही नहीं होगा। तो पर फिर भी यहीं तक टाइम लिमिट है, यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखो और कंटिन्यू फोकस करते रहो, हम आपके साथ हैं। और नंदिनी आपकी मैम आपके साथ है, और कंटिन्यू करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद दोस्तों।